ये छोटी सी कंट्री जो आप चाइना के बगल में देख रहे हो, दिस इज ताइवान। पिछले 60 डेकेड से चाइना इज प्लानिंग टू इन्वेड ताइवान। The threat from China is increasing every single day. Tensions between China and Taiwan have hit a high not seen in years. China has again said it will, quote, reunite Taiwan with the mainland as tensions ramp up further between Beijing and the self-governing island. आज के समय में चाइना अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को ताइवान के एयर बॉर्डर्स जो कि ये हैं, इसके अंदर घुसाता रहता है, वो भी बिना परमिशन के। They do this thing not once or twice a day, but dozens of times in a day. इवन ताइवान के प्रेसिडेंट ने चाइना को वार्न करते हुए कई बार बैक ऑफ करने को बोला है। Our National Army officers and soldiers are absolutely capable and determined to defend the country and safeguard regional peace. But China does not stops because we all know this thing that in recent years में चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। So the question comes that आखिर चाइना ताइवान के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? Well, the answer is चाइना ताइवान को एक कंट्री मानता ही नहीं है। उसके हिसाब से ताइवान चाइना का पार्ट है और इसी की वजह से वो इसको इन्वेड करना चाहता है। So आज इस वीडियो में मैं चाइना और ताइवान के लॉन्ग हिस्टोरिकल रिलेशन के बारे में बात करने वाला हूँ एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट इट व्हाट विल हैपन इफ चाइना इन्वेड्स ताइवान। बट फॉर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ताकि मेरे इस छोटे से चैनल को थोड़ी मदद मिलेगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चाइना और ताइवान, इन दोनों देशों के बीच टेंशन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। सो 17वीं सेंचुरी में ताइवान वाज कॉलोनाइज्ड बाय द डच। ठीक इसी पीरियड में ईयर 1644 में मंचून एथनिसिटी के लोगों ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार करके चाइना को इन्वेड कर लिया था। इन्वेड करने के बाद दे डिक्लेयर्ड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू डायनेस्टी जिसे क्विंग डायनेस्टी कहा गया। क्विंग डायनेस्टी ने चाइना के ऊपर ईयर 1644 से 1912 तक रूल किया। ठीक इसी पीरियड में चाइना को रूल करने के दौरान क्विंग डायनेस्टी ने ताइवान में बसे डच लोगों को हराकर ईयर 1683 में ताइवान का कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। इस इंसिडेंट के बाद से बहुत सारे चाइनीज माइग्रेंट्स ताइवान में जाके रहना शुरू करने लगे। बट फिर ईयर 1895 में चाइना की क्विंग डायनेस्टी और जापान के बीच एक वार लड़ा गया जिसे फर्स्ट सीनो जापानीज वार भी कहा जाता है। इस वार में जापान ने क्विंग डायनेस्टी को हराकर ताइवान को अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया। बट फिर ईयर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जापान ने ताइवान को सरेंडर कर दिया। इसके बाद से चाइना अपने अलाइज के कंसेंट से, जो कि उस समय यूएसए और यूके था, उनके कंसेंट से ताइवान को रूल करना शुरू कर दिया। बट थिंग्स टुक अ होल न्यू टर्न जब चाइना में एक सिविल वॉर लड़ा गया जहां माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट आर्मी ने चाइना के तब के लीडर शियांग काइशेक के ट्रूप्स को हरा दिया। ये वार हारने के बाद शियांग अपने बाकी बचे केम्प्टी गवर्नमेंट मेंबर्स के साथ 1949 में चाइना से भागकर ताइवान आ गए और उन्होंने ताइवानीज पॉलिटिक्स को कई सालों तक वहां पे डोमिनेट किया। बट फिर धीरे धीरे करके ताइवान के लोगों ने शियांग के इस डिक्टेटरशिप रूल के खिलाफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स करना शुरू कर दिया एज वो अब फ्रीडम चाहते थे। ठीक इसी बीच 1980s में चाइना ने ताइवान को 1 कंट्री 2 सिस्टम फॉर्मूला ऑफर किया जिसके अंतर्गत अगर ताइवान चाइनीज यूनिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है तो उनको कुछ ऑटोनॉमी दी जाएगी जिसके अंडर वो अपना खुद का गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, उनकी खुद की आर्मी हो सकती है बट वाइल स्टिल बिग पार्ट ऑफ चाइना। बट ताइवान ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद ईयर 1991 में ताइवान ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ एक वॉर अनाउंस किया और कहा कि उन्हें चाइना का पार्ट नहीं बनना और उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए। और फिर फाइनली ईयर 2000 में ताइवान ने पहली बार एक नॉन केम्प्टी गवर्नमेंट मेंबर को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्ट किया जिनका नाम चेन शुयू बियान था। चाइना को ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी एज चीन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। तब से लेकर आज तक ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही रहा है और ताइवान की करंट प्रेसिडेंट साई इंग वेन कई बार ये बोलते आई है कि ताइवान चाइना का पार्ट नहीं है और वो कभी भी चाइना के साथ रियूनिफाई नहीं करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट विल हैपन इफ चाइना इन्वेड्स ताइवान, क्योंकि रशिया की यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद से बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब चाइना भी ताइवान को इन्वेड कर लेगा। सो लेट्स फाइंड आउट। If Ukraine is invaded, the shock will echo around the world. And those echoes will be heard in East Asia, they will be heard in Taiwan. सो आज के समय में वी ऑल नो दिस थिंग दैट चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर के साथ एक मिलिट्री सुपर पावर के रूप में भी उभर रहा है। जहां चाइना एक तरफ हर साल अपनी मिलिट्री पर $250 बिलियन खर्च करता है तो वहीं ताइवान सिर्फ $11 बिलियन खर्च करता है। ऑन पेपर देखा जाए तो चाइना के पास ताइवान से ज़्यादा मिसाइल्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वॉरशिप्स हैं, मिलिट्री सोल्जर्स हैं एंड नॉट टू मेंशन दैट चाइना इज ए न्यूक्लियर आर्म कंट्री अनलाइक ताइवान। अब ये देखने के बाद आपको लग रहा होगा दैट चाइना इजिली ताइवान को इन्वेड कर सकता है। वेल द आंसर इज यस ऑल्सो एंड नो ऑल्सो।
आई मीन इट डिपेंड्स। अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो सबसे पहले वो ताइवान के जितने भी मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है जो वहाँ पे इम्प्लांटेड है उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, और इसके साथ साथ दे विल ट्राई टू किल ताइवान टॉप पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स। बट चाइना ताइवान के हर एक मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, एज ताइवान इस इन्वेजन को डिफेंड करने के लिए बहुत सालों से तैयारी कर रहा है। ताइवान ने बहुत सारे एयरक्राफ्ट और मिसाइल साइट्स को डीप माउंटेन्स में छुपा रखा है, जिसका यूज वो वॉर के समय फाइट बैक करने के लिए यूज करेंगे। सो ताइवान के पास भी चाइना को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी तो जरूर होगी, एज वो भी इन एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स का यूज करके चाइना के एयर बेसिस को अटैक करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली अगर चाइना और ताइवान इन दोनों देशों के बीच ही सिर्फ अगर वॉर होता है तो देर इज़ ए ह्यूज पॉसिबिलिटी डैट चाइना ताइवान को हरा सकता है। दो चाइना को भी इसमें बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ेंगे। बट ये कहानी इतनी भी सीधी नहीं है जितनी आपको लग रही है। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं डैट ताइवान आज के समय में एक सेमीकंडक्टर सुपर पावर है जो पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर सप्लाई करता है, और अगर चाइना ताइवान को इन्वेड कर लेता है तो इससे पूरे दुनिया भर में दिक्कत हो सकती है, एज ये पूरे सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन को रोक देगा। इसके साथ साथ ताइवान का अपना जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। ताइवान वेस्टर्न पैसिफिक में एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल वॉल में लाई करता है जिसे फर्स्ट आइलैंड चेन भी कहा जाता है। ये आइलैंड चेन चाइना को अपने पावर को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पैसिफिक में प्रोजेक्ट करने से रोकता है, और ये आइलैंड चेन यूएसए के क्रूशियल अलाई जापान को भी एक शील्ड प्रोवाइड करता है। और अगर चाइना ताइवान को इन्वेड कर लेता है तो फिर साउथ चाइना सी उनके कंट्रोल में आ जाएगा और वो अपने नेवल पावर को ईस्ट वर्ड एक्सपैंड करना शुरू कर देंगे टू कम्पीट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। इफ यू डोंट नो, साउथ चाइना सी से बहुत सारे मेजर कंट्रीज विच इंक्लूड्स जापान ऑल्सो, उनके यहाँ से सामान इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए शिप्स इस लोकेशन से होके जाते हैं। और अगर चाइना ताइवान को इन्वेड कर लेता है तो वो इन सारे एरियाज को डोमिनेट करने लगेगा और वो यूनाइटेड स्टेट्स के अलाई कंट्रीज का आना जाना यहाँ से बंद कर देगा, जिससे यूएसए के अलाई कंट्रीज पर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही, बट इसके साथ साथ यूएसए के ट्रेड, इकोनॉमी और मिलिट्री इन तीनों एरियाज पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसा होने से यूएसए का डोमिनेंस एशिया में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जो यूएसए कभी नहीं चाहेगा। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट जब चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तब यूएसए अपने नेवल वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट के साथ ताइवान को डिफेंड करने आ सकता है। और इसके बाद यहाँ से क्या होगा, कौन ये वार जीतेगा, ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके साथ साथ जब चाइना वहाँ ताइवान के साथ वॉर में बिजी रहेगा तो उस समय इंडिया के पास भी एक अच्छा मौका होगा अक्साई चीन को चाइना से वापस लेने का। और उस समय तिब्बत के लोग जो तिब्बत को चाइना से फ्री कराना चाहते हैं वो भी इस सिचुएशन का फायदा ले सकते हैं टू फ्री तिब्बत। तो ओवरऑल देखा जाए तो चाइना का भी ताइवान को इन्वेड करना इतना इजी डिसीजन नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है देन वॉच दीज वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, एंड ट्रस्ट मी ये वीडियोस आपको बहुत ही ज्यादा सही लगेंगे। सो डू वॉच इट, एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।